अगर आपको चाहिए तो आपको कंपलसरी 9518558037 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आपका नेम आपको मैसेज करना है, तो वहां पे रेगुलर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके नोट्स एंड वर्कशीट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमें क्या करना है, फिजिक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। अभी इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स हम देखेंगे आज के लेक्चर में। मैंने बोला वैसे कोई भी टॉपिक हम एक्चुअल में स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपको कंफर्म मालूम होनी चाहिए, तो उसको समझे बिना आप फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते। बेसिक लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि जो आज मैं बातें एक्सप्लेन करूंगा ये मालूम होती ही नहीं है, इनसे स्टार्ट नहीं करते, और फिजिक्स फिर क्या होता है थोड़े दिनों बाद डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअल में पहले बोल देता हूं कि फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कंटेंट ऑफ नॉलेज वाला सब्जेक्ट एक्चुअली मेरी इंजीनियरिंग हो चुकी है, तो पूरे इंजीनियरिंग में मैंने नहीं देखा। ठीक है, इस स्टार्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि आप बाद में जाके अगर आपका ओपिनियन चेंज भी हो गया कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज पूरे सिलेबस में लाइफ में आप जहां कहीं भी जाएंगे सब तरफ आपको फिजिक्स के एप्लीकेशन मिलने वाले हैं। तो फिजिक्स का जो भी बेसिक नॉलेज होगा जो आपको आज के लेक्चर में एंड ऑनवर्ड मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज एकदम बेसिक बेसिक बातें हम करेंगे। हमें मालूम है कि 9-10 स्टैंडर्ड में भी आपने फिजिक्स के बारे में छोटी छोटी कुछ बातें डिस्कस की थी, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स 11-12 स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिटेल में एक्सटेंड करके दिए। सिलेबस में अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपको 10th में था, ग्रेविटेशन था, ऑप्टिक्स था, इलेक्ट्रिसिटी थी, वही सब पार्ट हम 11th एंड 12th के एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। अभी फिजिक्स मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। अभी सुनने से तो ये लगता है कि हमारा वर्ड तो नहीं है, हमारा वर्ड यानी हमारी जो मदर टंग है मराठी या फिर हिंदी, इसमें से ये फिजिक्स वाला वर्ड है नहीं। साथ में जो हम फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में भी ये फिजिक्स वर्ड स्टार्ट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो ये फिजिक्स जो है बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फिजिक्स क्या है, बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये फिजिक्स मतलब होता क्या है, ग्रीक लैंग्वेज तो हमें समझ में आती नहीं है, तो हमारे पास और इंफॉर्मेशन है कि इस ग्रीक वर्ड का इंग्लिश में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो है नेचर, वो है नेचर। तो फिजिक्स का बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग है नेचर। अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया है समझने के लिए। तो देखो स्टार्ट से पहले से माइंडसेट बनाना है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते टाइम मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, मैंने ये बोला है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करेगा, तो ये सब इजीली तो आएगी नहीं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, नो डाउटिंग दैट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स मतलब क्या है डायरेक्टली समझना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया नेचर। अभी नेचर सुनने के बाद थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचर हमें फैमिलियर है, थोड़ा बहुत मालूम है ना। व्हाट इज मीन बाय नेचर, नेचर मतलब क्या है, ये सब बातें आप सब लोगों को, मुझे भी मालूम है। ठीक है, नेचर मतलब जो हमारा पूरा जो सराउंडिंग है, जिसको अपन देख पाते हैं, जिसको अपन देखते नहीं, जिसको अपन फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यानी क्या, नेचर में हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ चीजें जो हमें दिखती है यानी विजिबल है, कुछ चीजें ऐसी है जो दिखती ही नहीं है यानी इनविजिबल है। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी है जिसको अपन टच कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड को मैं टच कर रहा हूं, लेकिन एयर को टच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता। ठीक है, मतलब जो टेंजिबल है टच कर सकते हैं। ठीक है, जो टेंजिबल है, उसके साथ में जिनको टच नहीं कर सकते यानी इनटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते यानी इनटेंजिबल है, उनको भी फिजिक्स में पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बायोटिक है यानी लिविंग है। ठीक है, एंड कुछ चीजें ऐसी है जो लिविंग नहीं है, अबायोटिक है। तो ये सब चीजें मिला के हमारा नेचर बनता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स यानी क्या, नेचर। तो नेचर को हमें पढ़ना है। तो नेचर को पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, नेचर में जो कुछ भी है उसको पढ़ना। अब नेचर में क्या क्या है उसकी लिस्ट मैंने बना दी। ठीक है, ऐसे तो अपन एक एक ऑब्जेक्ट को लिस्ट आउट करके पूरा नेचर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इनडायरेक्टली लिस्ट बना दी, और यहाँ से हमें नेचर का पूरा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मिल रहा है। ठीक है, कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें दिखता है, विजिबल है वो, या फिर जो दिखता नहीं यानी इनविजिबल है, उसके बाद जो टेंजिबल है जिसको अपन टच कर सकते हैं, जो इनटेंजिबल है जिसको अपन टच नहीं कर सकते, जो बायोटिक है जो जिंदा है, जो अबायोटिक है जो जिंदा नहीं है, इन सबको मिला के हमारा नेचर बनता है। तो इन सब की स्टडी यानी फिजिक्स की स्टडी, इसलिए ये सब पार्ट इजी तो होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अभी कैसे इसका वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने 10th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पे हम कंडक्टर 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 नंबर ऑफ टाइम्स कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी कंडक्टर का एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, ये बोर्ड के सराउंडिंग में है। अभी ये मुझे दिख रही है ठीक से, मैं हर एक कॉर्नर में जाके इसको देख सकता हूँ, यानी कि ये विजिबल हो गई। इस कंडक्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर जो है विजिबल है, हम उसको भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते क्या है, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर क्यों है। ये कंडक्टर इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम को बनाने वाले जो एटम है, उस एटम के कोर में न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग के कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए, जिनके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं बचा है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप बनी कंडक्टर। तो देखो, एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज ए कंडक्टर जो विजिबल है, लेकिन बाद में सेकंड जो बात अपन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो तो कभी दिखता ही नहीं है, मतलब उसको देख ही नहीं सकते। लेकिन हमारे अगर सिलेबस को देखेंगे, आगे जाकर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट जो है, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन बोलते हैं, वो पूरा सेक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। साइमल्टेनियसली आपकी जो केमिस्ट्री का एक पार्ट होगा ऑर्गेनिक का, हर एक बात रिलेट करेगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसका मतलब ये फिजिक्स में जो विजिबल है अपन उसको भी पढ़ रहे हैं, जो इनविजिबल है उसको भी पढ़ रहे हैं। आगे जाते हैं टेंजेबल इनटेंजेबल के बारे में। सेम केस है, हम क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है ऐसे डिफाइन करते हैं। आपको 8th स्टैंडर्ड में ही इंट्रोड्यूस हुआ था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है, अभी मैटर जिसमें ये बोर्ड भी आ रहा है, वॉल भी आ रही है, और हमारे रूम की एयर भी आ रही है। तो हमारे सराउंडिंग का जितना भी मैटर है वो सब बना है एटम से। तो अभी देखो, अगर मुझे बोर्ड को टच करना है तो मैं इजीली टच कर सकता हूँ, ये मैटर है, एटम से बना है, आई कैन टच इट। तो इसको टच कर सकता हूँ, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे पढ़ना है। लेकिन जो सराउंडिंग की रूम में जो एयर है उसको मैं टच ही नहीं कर सकता, टच करने के लिए मैं अनेबल हूँ। तो उसको भी एटम ने बनाया था, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है। मतलब जिसको अपन टच कर रहे हैं उसको भी पढ़ रहे हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसको भी अपन पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं बायोटिक की एंड अबायोटिक की। अब ये बायोटिक वाला जो सेक्शन है आपका, जो नीट वाले हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, उनको मालूम है कि आपकी पूरी लाइफ सिर्फ ये बायोटिक के इधर उधर सराउंडिंग में घूमने वाली है। मतलब ये सब बातें हम फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक छोटा पॉइंट है बायोटिक। इसके लिए अलग से एक पूरा सब्जेक्ट बनाया गया बायोलॉजी, जो आपके 50% स्कोर, मतलब मार्क्स वहां पे रिजर्व है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो बायोटिक में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल कि हम कंडक्टर को सडनली अगर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमें शॉक लगता है। तो हमें शॉक क्यों लगा, इसका एक्सप्लेनेशन हमारा फिजिक्स देता है कि हमारी बॉडी कंडक्टिंग थी, इसलिए वो कंडक्टर को अर्थ में जाना था जीरो पोटेंशियल पे, तो उसको फास्टेस्ट वे नहीं मिल रहा था, हमारी बॉडी मिल गई, तो वो सारा हमारी बॉडी में से ट्रांसफर होकर अर्थ में चला गया। तो ये बायोटिक का एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आपको मालूम है आफ्टर सर्टेन एज, अभी जो हार्ट डिसीज है उसके बहुत ज्यादा नंबर बढ़े, तो जो हार्ट का अटैक आता है तो बेसिक उसका रीजन होता है, जो कंसेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कैपिलरिटी वाली। मतलब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, तो पंपिंग करते टाइम जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां पे क्या होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है, एंड हार्ट अपनी वर्किंग करना फेल हो जाता है, वर्किंग करने के लिए अनेबल होता है। तो वो क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स का फेनोमेनन हम अप्लाई करते हैं, दैट इज कैपिलरिटी। और एक बात है, हमें मालूम है कि जो प्लांट्स है उनके लीव्स के ऊपर फूड बनता है, और फूड बनने के लिए कंपलसरी कंडीशन है, जब तक सनलाइट आके लीव्स के ऊपर फॉल नहीं होगी उनका फूड प्रोसेस नहीं होगा। तो ये लाइट आने के बाद ऐसे क्या होता है, इसलिए हम फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब तक ये एनर्जी उस लीव्स के ऊपर जाके इंसिडेंट नहीं होती है तब तक वहां पे फूड नहीं बनेगा। इसका मतलब हम फिजिक्स को अप्लाई करके बायोटिक भी पढ़ रहे हैं। अबायोटिक जो बातें हमने, जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ जो बचा वो सब अबायोटिक में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब बातें डिटेल में हमें फिजिक्स में डिस्कस करनी है। फिर से वही बात, सिंपल तो होगी नहीं, बहुत ज्यादा वास्ट होगी, लेकिन अलग एंगल से, पॉजिटिव एंगल से अगर देखेंगे तो ये सब जो बातें हैं हमें एक ही सब्जेक्ट में, अकेले सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगी। बस आपको माइंडसेट बनाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें है, फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ आपको समझ में आएगा। आज के लेक्चर को फोकस करो, एंजॉय करो, एकदम बेसिक कंसेप्ट आएगी जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, मालूम नहीं होगी, हमारे सराउंडिंग में है, रोज एक्सपीरियंस करते, लेकिन इस तरह से हमने सोचा ही नहीं था। ये सोच हमारी फिजिक्स बनाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारी अगर सोच बन गई, हम इमेजिन करने को सीख गए,
तभी पॉसिबल है ये सारे कंसेप्ट को, ये पूरे नेचर को समझना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बस फिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बोल दिया कि फिजिक्स मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली समझना मुश्किल था ग्रीक लैंग्वेज में, सिंप्लीफाई कर दिया, इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है नेचर। अभी नेचर में निसर्ग मतलब हमें मालूम है हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसकी और एक मीनिंग हमारे संस्कृत में है, और जो संस्कृत है उसमें बोला जाता है फिजिक्स को एज ए भौतिकी। अब ये भौतिकी यानी क्या बना, सराउंडिंग, वही हो रहा है, सराउंडिंग यानी कौन, नेचर। तो फिजिक्स को पढ़ना मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हम, क्लियरली दिमाग में रखो। फिजिक्स पढ़ रहे यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारी सराउंडिंग, हमारा जो नेचर है उस नेचर के फिनोमिनन को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात पहले दिमाग में डाल दो, फिजिक्स यानी नेचर। अभी नेचर को पढ़ना मतलब सब कुछ पढ़ना, जो दिखता है उसको भी पढ़ना, नहीं दिख रहा है उसको भी पढ़ना, जिसको टच कर सकते उसको भी पढ़ना, नहीं टच कर सकते उसको भी पढ़ना, जो बायोटिक है जिंदा है उनको भी पढ़ना, जो जिंदा नहीं है अबायोटिक है उनको भी पढ़ना। इन सबको कंबाइनली पढ़ने वाला एक ही सब्जेक्ट है, साइंस की एक ही ब्रांच है जो हमारे नेचर की स्टडी करती है, उसको बोला गया है फिजिक्स, ठीक है। अब ये फिजिक्स का जो है वो डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारा जो नेचर है उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेचर है उसके बारे में बेसिक बातें जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो है कि बेसिकली हमारा जो नेचर होगा उस नेचर में जो कुछ भी बना है, ध्यान से सुनो, हमारा ये जो नेचर है इस नेचर में जो कुछ भी बना है वो सब कुछ बना है मैटर से, ठीक है। मतलब जो वही अभी मैंने लिस्ट आउट किया था, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब एयर है वो भी मैटर से बनी है, सॉलिड की जो वॉल दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, या फिर जो मोबाइल है, या फिर मेरे हाथ में चौक है, या फिर मेरी बॉडी है, सब कुछ जो बना है वो मैटर से बना है। एंड हर एक मैटर को बनाने वाला एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ये सब बातें आपको पहले से मालूम है, इसके बाद में मैं कुछ नया इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में जो नेचर है अपन उसको पढ़ रहे हैं। अभी नेचर जो है वो सब कुछ बना है मैटर से। अभी मैटर जो है हर एक मैटर बनता है एक फिक्स स्ट्रक्चर से जिसको बोला गया है एटम, ठीक है। जैसे कि हमें मालूम है कि एयर है, फॉर एग्जांपल एयर में क्या है, मिक्स, बहुत सारे गैसेस मिक्स है। कोई भी एक गैस का एग्जांपल ले लो, जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन यानी क्या, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में हम बोलते हैं कि जैसे O2 होता है, ठीक है, सिंगल लेंगे तो O8 होता है, डबल लेंगे तो 16 बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का एटम है। उसके बाद में चौक का मटेरियल लो, बिल्डिंग का मटेरियल लो, हमारी बॉडी का मटेरियल लो, कुछ भी अगर डिस्कस करने जाएंगे तो जो कुछ भी मैटर हम कंसीडर कर रहे हैं वो सब कुछ बना है एटम से। अब ये एटम में होता क्या है, आप सब लोगों को मालूम है कि एटम के सेंटर में एक कोर होती है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग के ऑर्बिट में ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। अब देखो एटम का सिंपल एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी एक एटम हमने कंसीडर किया था, और हमें मालूम है कि इस एटम में जो सेंटर में कोर है, इस कोर को बोला जाता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में हमें मालूम है कि दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड इसके सराउंडिंग के ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है वो तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने पहले बोल दिया कि फिजिक्स मतलब कौन है, नेचर। हमें मालूम है नेचर, हर एक नेचर बना है, नेचर में हर कुछ जो भी देखते हैं वो बना है मैटर से। हर एक मैटर बना है एटम से, और एटम में होता क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर है, बस वहां पे वेरिएशंस आएंगे नंबर में, प्रोटॉन के नंबर वेरी होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर वेरी होंगे, या न्यूट्रॉन के नंबर वेरी होंगे, बाकी कुछ भी वेरिएशन वहां पे नहीं होगा। लेकिन हर एक एटम बना है बस ये तीनों पार्टिकल से। कौन से, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल को अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे एटम को बनाने के लिए कोई भी अलग पार्टिकल है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर एटम को बनाने के लिए ये तीनों पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, तो हर एक मैटर को बनाने के लिए भी ये तीनों पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हमारे पूरे नेचर को बनाने के लिए भी ये तीनों पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो एकदम सिंपल हमारा जो पूरा फिजिक्स 5 मिनट पहले बहुत ज्यादा वास्ट था, ब्रॉड था, अभी मैंने एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया
कि फिजिक्स को पढ़ना यानी नेचर को पढ़ना, नेचर को पढ़ना यानी मैटर को पढ़ना, मैटर को पढ़ना यानी एटम को पढ़ना, एटम को पढ़ना यानी तीन पार्टिकल को पढ़ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल की डिटेल स्टडी यानी हमारे नेचर की स्टडी। तो जो बातें हम यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं ये हमारे फिजिक्स का एकदम हर्ट है। ये सब बातें आपको अगर समझ में आ गई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे आगे, वो बहुत ज्यादा वास्ट है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन बेसिक एक पूरा विजन हमारा क्लियर हो गया है कि हमें क्या करना है, नेचर को पढ़ना है। और नेचर में जो कुछ भी बना है उसको बनाने के लिए ये तीन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें क्या करना है, ये तीनों पार्टिकल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये तीनों पार्टिकल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, एकदम सिंपल बेसिक रूल्स है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेचर ने जब भी ये मैटर बनाया था और मैटर में जब भी ये एटम्स बनाए थे, तो एटम को बनाने के लिए जो तीन पार्टिकल्स है, कौन से देखो, पहले प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल बनाने के बाद नेचर ने क्या किया, इन तीनों पार्टिकल को कुछ जिनको मैं यहाँ पे टेंडेंसी बोलूंगा, टेंडेंसी प्रोवाइड कर दी। और इस टेंडेंसी का मेरे लेक्चर में, हमारे सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं एज ए टेंडेंसी, मतलब लॉ ऑफ बिहेवियर, लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर, प्रोवाइडेड बाय नेचर। ठीक है, टेंडेंसी की मीनिंग जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तक हमें याद रखनी है, लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। ठीक है, मतलब नेचर ने क्या किया, बस इन तीनों पार्टिकल को बनाया और इनको कैसे बिहेव करना है, इनके कुछ लॉज बनाए एंड उस लॉ को हम बोलते हैं टेंडेंसी। ठीक है, ये सब बनाए थे नेचर ने, और ये नेचर के जो लॉ है उसको कॉन्ट्रैक्टरी बिहेवियर ये पार्टिकल कर नहीं सकते। जैसे कॉमन एग्जांपल में बोलता हूं, ठीक है, नेचर ने सॉलिड एंड लिक्विड के कुछ लॉज बनाए। ठीक है, सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप, जैसे मोबाइल है, वो टेबल पे रख दिया, बेड पे रख दिया, पॉकेट में रख दिया, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। लेकिन आप वाटर को ग्लास में से पॉकेट में नहीं डाल सकते, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो लिक्विड है और उसकी टेंडेंसी, उसका लॉ ऑफ बिहेवियर जो नेचर ने बनाया था वो एक्सप्लेन करता है कि लिक्विड को क्या करना है, कंटेनर की शेप एक्वायर करनी है। लिक्विड को क्या करना है, कंटेनर की शेप एक्वायर करनी है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों पार्टिकल के कुछ बिहेवियर के रूल्स नेचर ने बनाए थे, जिनको मैं यहाँ पे टेंडेंसी ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये टेंडेंसी जो है ज्यादा कुछ बड़ी टेंडेंसी नहीं है, सिर्फ तीन टाइप की टेंडेंसी है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, चार्जलेस है। साइमल्टेनियसली ये प्रोटॉन के पास चार्ज के साथ में खुद का मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी खुद का मास होता है, न्यूट्रॉन के पास भी क्या है, मास है। ठीक है, इनके चार्ज के एंड मास की वैल्यू मैं लिख देता हूं। प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड इस प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। प्रोटॉन के बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड ये इलेक्ट्रॉन को भी खुद का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब बचा न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ मास होता है जिसकी वैल्यू प्रोटॉन की जितनी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। देखो ये तीनों पार्टिकल का इंट्रोडक्शन मैंने बस लिख दिया है, स्टार्ट से लिंक लगाओ। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स यानी नेचर पढ़ रहे हैं, नेचर में सब कुछ जो बना है उसको अपन मैटर बोलते हैं। एंड हर एक मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एटम। और ये एटम में सिर्फ तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो फिजिक्स पढ़ना यानी नेचर को पढ़ना यानी तीन पार्टिकल को डिटेल में पढ़ना। तो ये तीन पार्टिकल को पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, उनकी टेंडेंसी पढ़ना। अब ये टेंडेंसी मतलब होता क्या है, टेंडेंसी मतलब होता है लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। मतलब नेचर ने कुछ लॉज बनाए कि उनको बिहेव कैसे करना है,
अभी इन तीनों पार्टिकल की कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। हर एक पार्टिकल के बारे में बस दो ही बातें लिखी है, एक मास दूसरा चार्ज, एक मास दूसरा चार्ज, एक मास दूसरा चार्ज। तो ये मास चार्ज होता क्या है, ये हमने सुना तो बचपन से लेकिन समझा कभी नहीं। फिजिक्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है तब तक फिजिक्स में प्रोसीड करना अलाउड ही नहीं है। अदरवाइज आप कितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे उसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं आएगा। और कंसेप्ट क्लियर होती है मतलब क्या होता है, एक मिनट बस सिलेबस का पॉइंट छोड़ के मैं अलग की बात बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ध्यान से सुनो, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि आपके सामने मैं कुछ बातें बोलूंगा, जैसे कि स्कूल बोला, औरंगाबाद बोला, इंडिया बोला, कोरोना बोला, तो पर्टिकुलर वर्ड बोलने के बाद, जैसे मैंने स्कूल बोला था तो आपको SCHOOL स्पेलिंग याद नहीं आई थी, आपकी खुद की स्कूल याद आ रही थी। इसका मतलब हम इनपुट दे रहे हैं स्कूल का, मैंने बोलते टाइम तो ये वर्ड प्रोनाउंस किए थे, आपने याद क्या किया, आप खुद की स्कूल की। मैंने जब औरंगाबाद बोला तो आपने AUR ये सब रियलाइज नहीं किया था, ये सब रिमेंबर नहीं किया था। औरंगाबाद की आपके घर के आजू बाजू में जो इमेज है उसको आप इमेजिन कर रहे थे, ठीक है। कोरोना के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में जो भी डेटा स्टोर होता है हर बार इमेज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब तक कोई भी चीज की इमेज हमारे ब्रेन में नहीं बनती है हमें वो कंसेप्ट समझ में नहीं आती है। जिस पॉइंट पे उसकी इमेज बन गई हमें वो कंसेप्ट समझ में आ गई। तो फिजिक्स में हमें तब तक एफर्ट्स लेने हैं जब तक वो प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, तीनों पार्टिकल के पास कुछ टेंडेंसी है जिसको हमें पढ़ना था। अभी टेंडेंसी कौन सी है, बोर्ड पे मैंने कुछ डेटा इंट्रोड्यूस किया था, अभी इसके ऊपर ही फोकस करूंगा। प्रोटॉन लो, इलेक्ट्रॉन लो या फिर न्यूट्रॉन लो, तीनों पार्टिकल के पास बस दो ही बातें थी, हम डिस्कस कर रहे थे, एक मास एंड चार्ज। तो मास एंड चार्ज के बारे में जो मैं अभी बोलूंगा वो आपने कभी सुना नहीं होगा, नई बात है, लेकिन ये समझ में आ गई तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको ईज होगा, एकदम सिंपल बन जाएगा, ठीक है। देखो मास के बारे में आपने जो पढ़ी हुई डेफिनेशन है वो इस तरह से है, कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज मास। लेकिन वो डेफिनेशन वो जनरल डेफिनेशन है, कुछ खास काम की नहीं है। मास मतलब क्या है वो फिजिक्स समझने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर मैं आपका जो 10th का टॉपिक था उसके साथ रिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो मास मतलब क्या होता है, मास मतलब होता है, मास इज ए टेंडेंसी। अभी टेंडेंसी मतलब क्या मैंने पहले ही बोल दिया, टेंडेंसी यानी लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो मास भी एक लॉ है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो मास इज ए टेंडेंसी, ठीक है। टेंडेंसी यानी लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर, ठीक है। तो मास इज ए टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से मास कैन प्रोड्यूस, और इसको मैं बोलूंगा बॉडी कैन प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है मैंने पहले बोल दिया था कि आपने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं, पहले एकदम नया कंसेप्ट है, वही है मास, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अलग सिंप्लीफाइड तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मास मतलब क्या है, ये टेंडेंसी है, नेचर का रूल है, लॉ है। मास कोई मतलब अलग बात नहीं है, बस ये टेंडेंसी है जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस बॉडी के पास मास होगा वो खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है उसको बोला जाता है मास। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा, ग्रेविटेशन आपने 10th में पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा था कि बेसिकली हमारी जो अर्थ है वो अर्थ खुद के सराउंडिंग में अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है हम अगर छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, अर्थ के सेंटर के तरफ या फिर सरफेस के तरफ ट्रैवल करता है। तो ये ट्रैवल क्यों करता है, उसका रीजन ये है कि हमारी अर्थ है, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ की खुद की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली आती कहां से है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड आती है इस मास के ऊपर से, क्योंकि मास मतलब तो वही टेंडेंसी है, टेंडेंसी यानी लॉ है, जिस बॉडी को मास मिला उसको ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मैं ये दूसरा मास अगर प्लेस कर दूंगा तो ये भी क्या करेगा, खुद के सराउंडिंग में अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ क्या करेगी, यहाँ पे
इंटरेक्ट करेगी एंड उस इंटरेक्शन से बॉडी अर्थ के ऊपर आके नीचे गिरेगी, ठीक है। अभी देखो थोड़ा समझने के लिए ऊपर से जा रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मैग्नेटिज्म बाद में डिटेल में आऊंगा मैग्नेटिज्म के ऊपर। यहाँ पे बोलता हूँ कि मैग्नेटिज्म भी कुछ इसी तरह से है। मैग्नेटिज्म को भी मैं यही डिफाइन करता हूँ कि मैग्नेटिज्म इज अ टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मैग्नेट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये मैग्नेट की चीजें तो समझने के लिए बहुत इजी है कि कोई भी मैग्नेट अगर लेंगे, उसको दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। इसकी टेंडेंसी है कि ये खुद के सराउंडिंग में अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेम वे अर्थ भी क्या करती है, अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब थोड़ी सी लिंक लगाओ, मास होगा कंपलसरी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। कैसे होगी, वैसे जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो नेचर ने क्या किया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मास प्रोवाइड कर दिया। मास प्रोवाइड कर दिया यानी क्या हुआ कि उनको ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी प्रोवाइड की, जिसका यूटिलाइजेशन करके हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है, तो ये बना मास। अब ये मास छोड़ के और एक बात हम तीनों पार्टिकल की डिस्कस कर रही थी, दैट वाज चार्ज। तो अब ये चार्ज मतलब क्या होता है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, 9th 10th में आपने पढ़ा है। तो चार्ज मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, किसी को भी पूछो कॉमन आंसर होते हैं। चार्ज यानी प्रोटॉन, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, वो चार्ज पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल है कि जिनके पास चार्ज होता है। तो चार्ज यानी क्या होता है, तो सेम कंसेप्ट है। फिजिक्स समझने के लिए जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करूंगा वो आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। चार्ज यानी पूरा पार्ट सेम होगा कि चार्ज इज ए टेंडेंसी। चार्ज भी क्या है, एक टेंडेंसी है। चार्ज इज ए टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसका यूज करके, बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि जैसे मास से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे अगर चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन आता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने बनाए, वो बस इसी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक एडिशनल एडवांटेज हमें दिया गया है। अब ये मास एंड चार्ज को मैं रब करता हूं कि बेसिकली चार्ज के बारे में एक एडिशनल बात है कि जब भी ये चार्ज मोशन परफॉर्म करता है, चार्ज इन मोशन, जब भी ये चार्ज मोशन परफॉर्म करता है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये चार्ज क्या करता है, जब भी मोशन परफॉर्म करता है, तो मोशन परफॉर्म करते टाइम देखो, चार्ज यानी मास होता है, तो वो खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और एडिशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमारे फिजिक्स में ये तीन टेंडेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन तीनों टेंडेंसी की हेल्प हमें लेनी ही पड़ती है, ठीक है। एकदम सिंपल है। देखो क्यों पढ़ी ये टेंडेंसी स्टार्ट में, क्योंकि मुझे फिजिक्स इंट्रोड्यूस करना था। फिजिक्स मतलब है क्या, नेचर। नेचर बना है मैटर से, मैटर में क्या है, सब कुछ एटम है। एटम में तीन टाइप के पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और तीनों पार्टिकल के पास क्या है, एक तो मास है, नहीं तो चार्ज है। एंड एडिशनल क्या है कि अगर चार्ज मोशन में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये नेचर ने कुछ लॉज बनाए हैं तीनों पार्टिकल को बिहेव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मास, चार्ज एंड ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। तो हमारे नेचर का जो कुछ भी इंटरेक्शन होता है सिर्फ ये तीनों टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स समझने के लिए आपको बस 5 बातें पहले दिन कंफर्म करनी है। आगे का पार्ट जो है बस कोरिलेट करेंगे हम कि इसके ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है। पहले ये तीन टेंडेंसी हो गई, एक चार्ज, दूसरी मास एंड तीसरी ये मैग्नेटिज्म वाली टेंडेंसी। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मोशन में है तो भी मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसके साथ में और दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो है वर्क एंड एनर्जी रिलेटेड डिस्कशन। अभी फिर से वही बात आएगी कि वर्क एंड एनर्जी बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन अगर बोलेंगे कि वर्क मतलब क्या होता है तो हमें एक ही बात मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये तो फॉर्मूला बना, वर्क मतलब होता क्या है, कंसेप्चुअल क्लियरेंस क्या है।
तो उसके लिए हम सब पहले इंट्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को। अब एनर्जी सबको मालूम है कि एनर्जी मतलब क्या होता है। एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी और एबिलिटी, उसको बोला जाता है एनर्जी। एंड एनर्जी के बारे में हमें और एक चीज मालूम है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है इसका, ये ओनली ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी समझने के लिए आपको एक स्टार मार्क करके पॉइंट है ये याद रखना पड़ेगा। एवरी वर्क डन, एवरी वर्क डन always get stored in the form of energy। अब ये तीनों स्टेटमेंट ठीक से देखो, ठीक है। पहली बात तो आपको मालूम थी कि बेसिकली एनर्जी मतलब कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। उसके बाद एनर्जी रिलेटेड उसका कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है कि इसको अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस कन्वर्ट करते हैं अपन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होगी नहीं होगी आई डोंट नो, लेकिन याद करो कि हर बार जो भी वर्क होता है 100% स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये वर्क एंड एनर्जी इनका जो इंटर कन्वर्जन है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट में हमें वही पढ़ना है। जैसे बेसिक एकदम सिंपल एग्जांपल में बोलता हूँ कि हम घर में रहते हैं, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे घर के नल होते हैं, टैप होते हैं, उनको मॉर्निंग में पानी आता है। तो पानी आने के बाद हम क्या करते हैं कि बेसिकली घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको ऑन करते हैं। अब ध्यान से देखो, ग्राउंड लेवल पे हमारा टैप था, नल था, हमने इलेक्ट्रिक मोटर ऑन कर दी। इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो वर्क करती है, और वर्क करके क्या होता है कि जो ग्राउंड का वाटर था वो टेरेस पे जो टैंक है वहां तक चला जाता है। मतलब एनर्जी ने क्या किया, वर्क किया। फिर क्या होता है कि वो सब वाटर टैंक में स्टोर हो गया। अभी टैंक में स्टोर होने के बाद क्या होता है कि पानी चला जाता है, हम मोटर बंद कर देते हैं। उसके बाद में जब भी उस वाटर की घर में रिक्वायरमेंट होती है तो हमें मोटर ऑन नहीं करनी पड़ती है, सिंपली घर में जो टैप टैंक को कनेक्टेड है उसको ऑन कर देंगे तो वाटर रेडली अवेलेबल होता है। तो ये क्या मैकेनिज्म है, ऊपर लेके जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगी थी, नीचे लाने के लिए नहीं लग रही है। तो ये मैकेनिज्म समझने के लिए आपको कुछ बातें बोर्ड पे वो देखनी पड़ेगी। क्या हुआ था, मैंने जो एग्जांपल बोला है उसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक मोटर थी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वर्क किया था, और मैंने पहले लिख दिया स्टार मार्क करके कि हर बार वर्क डन जो होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। तो जो एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल थी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने वर्क किया, और वर्क करने के बाद क्या हुआ, वाटर जो स्टोर हुआ टैंक में उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। फिर बाद में जब हम टैप ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड हमें घर में टैप पे पानी वहां पे मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये कन्वर्जन हुआ। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना था वर्क, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे पहले इलेक्ट्रिकल थी, बाद में पोटेंशियल बन गई। क्यों बनी, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, वर्क हुआ था। ये लिंक अगर आपको समझ में आ गई, ये सीक्वेंस समझ में आ गई, तो फिजिक्स के बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे डेरिवेशन आपको कोई भी परेशान नहीं करेंगे, एकदम इजीली समझ में आएंगे। इसका मतलब ये सब डिस्कशन का मैं कंक्लूजन यहाँ पे बोल देता हूँ कि हर बार क्या होता है, एनर्जी होती है एक फॉर्म की, उस एनर्जी की वजह से वहां पे वर्क होता है, एंड वो वर्क स्टोर होता है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फिर से अलग टाइप का वर्क करती है।
फिर वो वर्क क्या होता है, फिर से दूसरे फॉर्म की एनर्जी में स्टोर होता है। एंड इस तरह से हमारे नेचर की जो साइकिल है वो रेगुलेट होती है। कॉमन एग्जांपल, सनलाइट आती है प्लांट के लीव्स के ऊपर, फोटोसिंथेसिस, ये वर्क डन होता है, एनर्जी स्टोर होती है, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, वर्क कर रहे हैं, फिर वो हमारे बॉडी में मसल के फॉर्म में स्टोर होती है। फिर हमें अगर ग्राउंड से थर्ड फ्लोर पे जाना है तो हम क्या करते हैं, मसल को कॉम्प्रेस करते हैं, एक्सपांड करते हैं, वहां पे वर्क होता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। हम थर्ड फ्लोर पे चले गए तो वहां पे वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि नीचे आते टाइम हमें स्वेटिंग नहीं होती है, घाम नहीं आता है, रुकने का काम नहीं पड़ता है, एकदम इजीली आते हैं, लेकिन ऊपर जाते टाइम हम 3 स्टॉप लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर जाते टाइम हम वर्क कर रहे थे, मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन नीचे आते टाइम कोई भी वहां पे वर्क डन नहीं करना पड़ा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। इसका मतलब ऑलरेडी एनर्जी स्टोर थी जिसको अपन यूटिलाइज कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, 5 बातों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, 3 टेंडेंसी, ये इंटर कन्वर्जन के 2 पॉइंट। देखो आज के लेक्चर में आपको बस इतना ही याद करना है कि नेचर बना है मैटर से, मैटर बना है एटम से, एटम बना 3 पार्टिकल से, तीनों पार्टिकल के पास 3 टेंडेंसी, एक मास जिसका काम है ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना, दूसरा चार्ज जिसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, तीसरा मैग्नेटिज्म जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। उसके बाद में एनर्जी यानी एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क यानी क्या मालूम नहीं था, डिफाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी कंसेप्चुअली क्लियर हुआ। व्हाइल एनर्जी चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इन बिटवीन व्हाट हैपेंस दैट इज नोन एज वर्क डन। यानी कि एनर्जी इन फ्लो इज नथिंग बट वर्क डन। ये हम वर्क डन के बारे में कंक्लूजन यहाँ पे बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। एंड ये हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार जो भी वर्क होगा दैट मस्ट हैव टू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एवरी वर्क डन ऑलवेज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको याद करनी है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ये अगर आपको ठीक से समझ में आ गई तो आगे जैसे जैसे हम सिलेबस पढ़ेंगे हर एक टॉपिक में आपको मालूम होगा यही बातें रिपीट हो रही है, यही बातें हम अप्लाई कर रहे हैं। ये अगर क्लियर हो गया तो फिजिक्स का एकदम आपका जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, एकदम सिंपल फिजिक्स बन जाएगा। कैसे? वो एक्चुअल सिलेबस शुरू होने के बाद आपको समझ में आएगा। तो बाकी का जो पार्ट है सिलेबस का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। अगर कराड़ीज फिजिक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर लेक्चर के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। हर बार आपको लिंक मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने पहले बोला था कि हमारा जो मोबाइल नंबर है 9518558037, इस पे व्हाट्सएप करो, आपको वहां पे जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स एंड वर्कशीट्स होंगी वो रेगुलर मिलती जाएगी। ठीक है, थैंक यू।